हेलो बच्चों। तो आज हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मेनली हम फोकस करेंगे सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलो बिना टाइम गंवाए फटाफट देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो जो हमने सेल कल पढ़ा था उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है। तो जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जिस पर रिडक्शन होता है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, तो कल हमने एक सिंपल गैल्वेनिक सेल की बात की थी, जिसमें हमने ZnSO4 लिया था एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया था, कॉपर एंड कॉपर सल्फेट। तो दोनों चीजें लिखते हैं बच्चों, मेटल और मेटल का सोल्यूशन, और दूसरा मेटल और उसका सोल्यूशन। ठीक है, देखो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे मेटल, और बीच में एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद लिखते हैं मेटल आयन, और साथ में बच्चों मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी हम मेंशन करते हैं। फिर बीच में दो लाइन और खींचते हैं, और उसके बाद लिखते हैं मेटल आयन, मेटल आयन उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और लास्ट में होता है दूसरा मेटल। ठीक है, इस साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एक मेटल होगा और उसका सॉल्यूशन होगा, मेटल और उसका सॉल्यूशन। दूसरी साइड हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन, तो रिडक्शन में भी मेटल और उसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अच्छा, और बीच में जो दो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, जो हमने कल पढ़ा था उसी को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा मेटल था जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn। ठीक है, एक लाइन लो, Zn किस में डिप्ड था, जिंक सल्फेट में। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे Zn2+, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखेंगे C1। फिर दो लाइन लगी, रिडक्शन वाला मेटल कौन सा था, कॉपर, और कॉपर किस सोल्यूशन में डूबा था, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में क्या था बच्चों, कॉपर 2+ आयन थे। ठीक है, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मान लिया जाए C2, और उसके बाद एक लाइन और खींचो एंड कॉपर, बस इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन। समझ में बात आ गई, फिनिश करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होता है। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब किसी मेटल को हम उसके सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं तो बच्चों उस मेटल पर जो भी पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्रिएट कब होगा, जब दो चार्ज सेपरेट होंगे, एक तरफ प्लस होगा दूसरी तरफ माइनस होगा। तो कैसे आए देखो मैं आपको बताता हूं। तो जब किसी मेटल को उसकी सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है तो दो कंडीशन बनती है। व्हेन ए मेटल डिप्ड इन इट्स सॉल्यूशन, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में, ये तो हुआ। ठीक है, तो देखो यहां पर दो कंडीशन मैं बना रहा हूं। एक हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में मैंने ये मेटल डुबो दिया, ठीक है, और इतना मैंने सॉल्यूशन ले लिया। ठीक, दूसरा हमारे पास ये बीकर है और इसमें मैंने ये एक रॉड डुबो दी। ठीक है बच्चों, चलो ये सॉल्यूशन है मेटल का। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, मेटल आयन होंगे। तो मेटल आयन को हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं Mn+, और मेटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, M से। ये तो हुआ, यहां भी ऐसे होगा Mn+। N+ क्यों लिखा, 2+ हो सकते, 3+ हो गए, उसमें मैंने N लिख दिया, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M से, मेटल रॉड और मेटल सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, दो कंडीशन बन सकती है, या तो बच्चों मेटल की टेंडेंसी रिड्यूस होने की होगी, या तो मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होगी। बोलने का मतलब यह है कि मेटल या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मेटल आयन बनाएगा, या तो मेटल आयन
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल बनाएंगे, जैसा जिंक और कॉपर के केस में हो रहा था। तो देयर आर टू कंडीशन मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चों कि जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल बना रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस टेंडेंसी है, रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ मेटल, ऐसे तो रहा, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन कैसे होगी रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ मेटल की, जो मैंने ऊपर लिखी है, Mn+n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए मेटल बना दिया, जैसे कॉपर में हो रहा था। दूसरी कंडीशन में क्या है, मेटल आयन की जो टेंडेंसी होगी वो ऑक्सीडाइज होने की होगी, यानी मेटल क्या करेगा, ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो क्या बनाएगा, मेटल आयन बनाएगा, ये तो हुआ। तो यहां पर मेटल बाहर आ रहा है, यहां पर मेटल आयन अंदर जा रहा है, ये तो हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज टेंडेंसी ऑफ मेटल, मेटल की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की है, यहां पर मेटल की टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की है। तो रिएक्शन कैसे होगी, Mn+n इलेक्ट्रॉन, ये तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेटल रिड्यूस होगा या तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, देखो, जब मेटल रिड्यूस होता है तो इसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। और जब मेटल बच्चों ऑक्सीडाइज होता है तो इसकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये तो हुआ था, कल मैंने इस पे बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोड हो गया या जो रॉड हो गई पॉजिटिव, सॉल्यूशन हो गया नेगेटिव, अपने सॉल्यूशन से ये ज्यादा पॉजिटिव है, यहां पर ये अपने सॉल्यूशन से ज्यादा नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन पॉजिटिव, मेटल नेगेटिव, उल्टा होता है हमेशा। देखो पॉजिटिव आयन यहाँ ज्यादा है ना, तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। जैसे कल हमारा कौन सा हुआ था, जिंक वाला हुआ था। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, एक चार्ज का सेपरेशन हो गया, यानी माइनस चार्ज भी है और प्लस चार्ज भी है। तो जहां बच्चों दो चार्ज सेपरेट होते हैं, प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी, वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बात खत्म। तो सीधी सी डेफिनेशन है, व्हेन ए मेटल डिप्ड into its solution, the metal either oxidize or reduce. If oxidize, it get negative charge with respect to its solution. If get reduced, it get positive charge with respect to its solution. A potential difference create between two charge. ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बात खत्म, ठीक है, समझे बात। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई मेटल किसी सॉल्यूशन में, अपने सॉल्यूशन में डिप्ड होता है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन और लूज और गेन की टेंडेंसी होती है, तो जो पोटेंशियल उस पर क्रिएट होता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझे मेरी बात। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ई, कैपिटल ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन चीजों पे डिपेंड करता है, देखो तीन चीजों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक तो इस मेटल पर डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा इस मेटल की कॉन्सेंट्रेशन पर, और तीसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर, इस पर डिपेंड करेगा, समझे मेरी बात। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते जाएंगे तो इस मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट होता जाएगा, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी एक ही मेटल के कई सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकते हैं। अब कितने याद रखें भाई, ठीक, मुश्किल है। तो इसीलिए बच्चों हम जो है एक नए तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी अब हम सारी कंडीशन को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर देंगे, टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, और वहां पर जो पोटेंशियल निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वही पढ़ाने वाला हूं मैं, इतना समझ में आ गया, चलो नोट करो फटाफट।
ठीक है, चलो। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो क्या रखना है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, STANDARD इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है लेकिन वो स्टैंडर्डाइज कर रखा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, दो चीजों को स्टैंडर्ड करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी रखनी है हमने, 1 मोलर। और बच्चों टेम्परेचर कितना रखना है हमने, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों हमने फिक्स रखने हैं। और जब किसी मेटल को 1 मोलर कंसंट्रेशन में एट 290 केल्विन पर रखा जाता है तो उस पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं E0। E लिखा और उसके ऊपर जो है एक 0 लगा दिया। ध्यान रखना है ना, E और E0 में क्या डिफरेंस है। E केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर। लेकिन जहां हमने E0 लिख दिया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन की होगी और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर। क्लियर हो गया। तो इसी तरह बच्चों हर किसी मेटल का अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां रखे गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखे गए हैं। ठीक है, वहां भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वहां पर केवल अब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखने की जरूरत है हर किसी मेटल का, और वो फिक्स ही होगा क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया तो वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर कोई गैस इन्वॉल्व होती है मेटल की जगह, तो गैस का जो प्रेशर होगा वो हमें फिक्स करना पड़ता है। तो वो होता है बच्चों 1 atm या 1 बार, और टेम्परेचर सेम रहता है 298 केल्विन। अभी जब मैं आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये गैस का कुछ कंसेप्ट देखने को मिलेगा। मोस्टली ये चीज आपको ध्यान रखनी, समझ में आता है। तो नोट करो फटाफट कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन चीजों को फिक्स करने पर होता है। ठीक है भाई, चलो। अब देखो बच्चों, जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था उसमें मेटल अपने सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड था। तो मेटल ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। यानी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अब थोड़ा स्टैंडर्ड को छोड़ दी जाता है, मैं केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं अभी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन लिखेंगे, इसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर बच्चों रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो हुआ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें रिडक्शन हो रहा है मेटल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी तो उसमें सारे के सारे जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दे रखे हैं। समझे मेरी बात। तो अब आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कैसे चेंज करते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीडेशन, देखो अभी बात करते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में लगती है। तो जो भी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको अगर आपने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज करना है तो उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, बस काम बन जाएगा। ठीक है,
समझे मेरी बात? तो बस ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू क्यों दी है। भले वो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन उसका पोटेंशियल हम किस में लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में, और क्या करते हैं उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं, बात खत्म हो गई। समझ में आई बात? तो ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखने का तरीका है, लेकिन ध्यान रखना सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होंगे, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे। इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो लिखने का तरीका वो क्या, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में होगा, और वो भी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन बार बार चेंज कौन करेगा, एक बार फिक्स कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, चलो, तो हर किसी मेटल का अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और वो सारे के सारे कहां रखे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। ईएमएफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, चलो अब देखो, अब बात आती है सेल की। तो बच्चों सेल किससे मिलकर बना होता है? सेल जो है ऑक्सीडाइज पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों से मिलकर बना होता है। एक मेटल में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, दूसरे मेटल में रिडक्शन हो रहा था, ये तो हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों सेल में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? सेल पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो हुआ। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, और बच्चों सेल पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल, और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, ई नॉट सेल, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू किस में आती है, वोल्ट में। ध्यान रखना, जो भी पोटेंशियल आएगा वो किस में नापोगे आप, वोल्ट में। तो ई सेल किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। ठीक है, अच्छा ईएमएफ क्या होता है, देखो ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बच्चों आपने सेल बनाया, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जब तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तब तक वो अपना सेल जो भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, वोल्टामीटर साइन शो कर रहा है, या तो इस साइड या तो इस साइड, है ना। तो जो भी वोल्टामीटर साइन शो कर रहा है ये कर रहा है बच्चों करंट के साइड है। ठीक है, लेकिन जब इस वोल्टामीटर पर या इस सर्किट पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है तो वहां पर जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो जनरली ईएमएफ और सेल पोटेंशियल दोनों एक ही है, मोस्टली ऐसा मानते हैं। ठीक है, जब करंट जा रहा हो तब वो सेल पोटेंशियल है, जब करंट नहीं जा रहा है तब वो क्या है, ईएमएफ है। बस इतना ही डिफरेंस है, इसको ज्यादा डिटेल में हम कवर नहीं करेंगे। मोस्टली हम क्या करते हैं, ई सेल लिखते हैं या ईएमएफ लिखते हैं। ठीक है, इतना ही देखना है इसमें। दूसरी चीज, अब बच्चों हम सेल पोटेंशियल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली आपको सेल पोटेंशियल निकालने के लिए पूछा जाता है या किसी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, देखो, तो सेल पोटेंशियल को हम लिखते हैं बच्चों ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब होता है सेल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये तो है। तो सेल पोटेंशियल किसका डिफरेंस होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफरेंस, ये तो हुआ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों को मिलके जो हमारा सेल पोटेंशियल बनेगा। अच्छा, ये दोनों चीजें बच्चों हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, तो हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे। अब हम पोटेंशियल यानी ई नॉट की बात करेंगे। यहां पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की थी, हमेशा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो बोला था अभी। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड में नहीं लिखूंगा चलेगा ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात है, तो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, प्लस दूसरे में रिडक्शन तो था ही, रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड नहीं लिख रहा हूं मैं, बात समझ जाना, बात एक ही है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो इक्वल टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्चुअल में जिसमें रिडक्शन हो रहा है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, समझे मेरी बात बच्चों, और यहां पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ध्यान रखना है ना। हाँ, यहां से देखो, यहां से कैसे निकाला मैंने, तो रिडक्शन पोटेंशियल, एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन हो क्या रहा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, बात एक ही है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जो हमारा ई सेल होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किस में हो रहा था, कैथोड में, ये तो हो रहा था कैथोड में, कैथोड, और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा था, माइनस एनोड। तो यहां पर बच्चों लिखेंगे कि कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो हम यहां पर लिख सकते थे कैथोड पोटेंशियल, और यहां पर हम लिखेंगे एनोड का पोटेंशियल। समझे मेरी बात। तो जो हमारा ई सेल है, जो सेल पोटेंशियल है, अब उसको कैसे लिखेंगे, देखो, सेल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ एनोड। बस इससे आपका बच्चों ई सेल निकल जाएगा, या ईएमएफ, बात एक ही है। देखो, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो कैथोड पर जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा माइनस कर देना है एनोड पर जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। समझे मेरी बात। तो इससे बच्चों आपका ई सेल का पोटेंशियल या उस सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा, या उसका उस सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। समझे मेरी बात। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू पोटेंशियल, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे लिखो उसको, पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ये तो हुआ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट इलेक्ट्रोड हो गया, पहले राइट वाला लेते हैं क्योंकि रिडक्शन राइट पे होता है, और माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, ये तो हुआ। तो बस, तो बच्चों दोनों का पोटेंशियल आपको मालूम होगा तो आप उस सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, और दोनों का पोटेंशियल मोस्टली 99% में दिया होता है कि भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो दोनों के वैल्यू आपको मालूम है, डायरेक्ट आप जो है सीधे ई सेल निकाल सकते हो। तो नोट करो जरा फटाफट। तो समझ में आई बात। तो चाहे आप लेफ्ट राइट कर लो या फिर राइट लेफ्ट कर लो, ठीक है।
समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसको आपको जो है इसी से आपके सारे कैलकुलेशन सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, तो मोस्टली क्या होता है कि आपको कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल दिया होता है कि किस मेटल पे कैथोड लगा है, किस मेटल पे एनोड लगा है, तो उसका पोटेंशियल क्या है। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुटअप करनी है, सीधे के सीधे आपको ईएमएफ या ई सेल निकाल देना है, उसका सेल पोटेंशियल। और बच्चों जो भी पोटेंशियल आएगा ध्यान रखना वो किस में आएगा, वोल्ट में आना चाहिए। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सेल है उसको मेटल और मेटल के आयन की कंसंट्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, इतना नोट कर लिया। तो देखो जनरली हमने कौन सा सेल लिया था, जिंक वाला और कॉपर वाला, तो मैं उसी को रिप्रेजेंट करके बताता हूं। देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट जिंक 2+, पहले हमेशा कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है और यहां पर बच्चों ऐसे लिखा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है जिंक, सॉरी जिंक तो नहीं है, कैथोड क्या है हमारे पास, कैथोड क्या है, कॉपर है, तो कॉपर 2+, ठीक है, और ऐसे कॉपर, उसके बाद क्या करेंगे माइनस, और पोटेंशियल किसका है, जिंक का, तो जिंक 2+ एंड जिंक, बस। तो आयन मेटल, आयन मेटल, तो इसकी वैल्यू आपको क्या होगा, दी होगी, और इसकी वैल्यू भी आपको क्या होगी, दी होगी। तो सिंपल आप पता कर सकते हो। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है ना, अरे यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो समझ जाना चाहिए किस तरह करना है। राइट वाले को पहले लिखना है और लेफ्ट वाले को बाद में लिखना है, लेकिन उसको माइनस साइन के साथ लिखना है। समझ में बात आ गई। चलो तो ये हो गया हमारा बच्चों सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा बाद में ना कैसे करते हैं। अब बच्चों हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, ये एक टेबल है। इस टेबल में सारे मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ध्यान रखना ना, स्टैंडर्ड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स के जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उनको हम एक सीरीज में लगाते हैं, तो वो जो सीरीज बनती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो ये सीरीज कैसे लिखी गई है ना, मैं कुछ एग्जांपल करके आपको बताता हूं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट में क्या है, यहां पर लिखा है बच्चों, मैं आपको बता, ध्यान नहीं आ रहा क्या, हाँ हाँ रिडक्शन है ना, देखो रिडक्शन, और यहां पर ब्रैकेट में एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, यहां पर ब्रैकेट में लिखा होगा बच्चों ऑक्सीडाइज फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा ये, और इधर लिया होगा रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, और एक तो ये टेबल हो गई, और दूसरी टेबल में लिखा होगा बच्चों ई नॉट, और यहां लिखा होगा वोल्ट, ई नॉट एंड वोल्ट, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो यहां पर जो है कोई मेटल अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो सारे पोटेंशियल बच्चों मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल है सारे, भले उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन उसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा गया है माइनस साइन लगा के। ठीक है, और इन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सारे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में होंगे और 298 केल्विन पर होंगे, और सारे किस में होंगे, वोल्ट में होंगे। ठीक, अच्छा सबसे ऊपर लिखा है एफ, ठीक है, अच्छा यहां एफ नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है बच्चों F2,
और सबसे नीचे है लिथियम प्लस, ऐसे लिखा है, ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं। तो ऊपर लिखा है F2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा बच्चों 2F माइनस, ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए लिखे गए, ठीक। तो सबसे ऊपर F, सबसे नीचे लिथियम, और बीच में कहीं है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यहां पे, और ये बनाता है बच्चों H2 गैस, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो बीच में हाइड्रोजन, सबसे नीचे लिथियम बॉटम पर, और सबसे ऊपर F2। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना वो घटते हुए क्रम है, यानी पहले प्लस है, सबसे मैक्सिमम प्लस है, फिर धीरे 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 जीरो, फिर आएगा माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। ये मैक्सिमम प्लस, ये मैक्सिमम माइनस, और जो हाइड्रोजन है वो बीच में जीरो है। तो बच्चों यहां पर मैंने जो हाइड्रोजन लिखा है, इसका जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.00 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी आएंगे प्लस, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आएंगे माइनस, ये तो होगा। तो नीचे नीचे जाते जाएंगे तो माइनस बढ़ते जाएंगे, ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो प्लस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारे पास वैसे वैल्यू याद करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन दो तीन कुछ चीजें हैं, वो 2-3 मेटल है, उनकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत है बस। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा है F, ठीक है, तो ये होता है बच्चों प्लस 2.87 वोल्ट। और जो लिथियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लिथियम सॉलिड बनाता है, और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो आती है 3.05 माइनस में, ऐसा। इससे ऊपर प्लस हो नहीं सकता है, इससे नीचे माइनस हो नहीं सकता, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि वैल्यू को याद करने की जरूरत है नहीं, मोस्ट ऑफ 99% केस में वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ चीज मैक्सिमम याद कर लो, मिनिमम याद कर लो, और 2 ऐसे मेटल है जैसे कॉपर और जिंक, उनकी याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, मोस्टली दी होती है, ध्यान रखना। लेकिन आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पता तो होना चाहिए कि ये बताती क्या है, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर देखो F2 है, तो मैं 2-3 चीजें और लिख रहा हूं, Cl2, Br2, Ag एंड कॉपर। कॉपर 2 प्लस है, Ag 1 प्लस है, Br 2 है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके देखो क्या आ गया, 2Cl माइनस, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं सही से लिख दूं इसे, दिख रहा है ना सबको? सही से बनाता हूं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बस आपको क्या करना है, सारे मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जमाना है प्लस से और माइनस की तरफ, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों देखो रिडक्शन है ना, और E एंड V, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन में सबसे पहले F2, Cl2, Br2, Ag प्लस एंड Cu प्लस प्लस। फिर आ गया बच्चों हाइड्रोजन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंड H2 गैस, ये हो गया। यहां पर F2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस यानी 2F माइनस, यहां पर सब में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करो, ठीक है, यानी 2Br माइनस। Ag में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना बच्चों। तो Ag क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना लिखोगे बच्चों, 0.00 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ऊपर कितना है, प्लस 2.87 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो हाइड्रोजन के बाद किसका है, हाँ, निकिल, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, और देखो है ना, निकिल, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और लिथियम, सही है। निकल, निकल, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड लिथियम, ठीक है।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सब एक्सेप्ट करके निकल सॉलिड बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन Fe सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन Mg सॉलिड, 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम सॉलिड। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो। मैक्सिमम मैंने लिख दिया, यहाँ पर मिनिमम लिखना है -3.05। ठीक है, 2 चीज़ों का याद रखना है। कॉपर का होता है बच्चों +0.34 34, और जिंक का आप लिखो -0.76। ठीक है, ये होता है बस, और बाकी का मोस्टली दिया होता है। ठीक है, चलो मैं अब देख लेता हूँ कौन कौन सा है इसमें, गड़बड़ न हो जाए। तो Cl का बच्चों 1.36, यहाँ पर है 1.09, और Ag का है 0.80। ठीक है, ये सारे प्लस में है ना। अच्छा, निकल का हमारे पास है बच्चों -0.25, उसके बाद है आयरन का होगा -0.44, इसका इतना हो गया, और मैग्नीशियम का है 2.36। चलो जल्दी, है ना। तो मैंने आपको बोला कि 2-3 जैसे मेटल, ये इसका याद कर लो, और जिंक का याद कर लो, लिथियम का याद कर लो, और ये फ्लोरीन का याद कर लो। तो ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अच्छा, इनके बीच में भी बहुत सारे आयन है, ध्यान रखना है ना, मैंने केवल कुछ ही आपको समझाने के लिए लिखे हैं, बहुत सारी बड़ी सीरीज है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, इसका यूज क्या है, मतलब क्यों हम इसे पढ़ते हैं, और इसको सीरीज में इन मेटल को लगाने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, समझे मेरी बात। तो इसके बच्चों टोटल 5 यूज है, तो 5 एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमें पहला एप्लीकेशन क्या है, देखो पहला एप्लीकेशन ये है, ये मैंने ज़्यादा यहाँ लिख दिया ना, यहाँ पे लिखते हैं ताकि मैं एप्लीकेशन आपका इधर बता सकूँ। ठीक है बच्चों, तो +2.87, 1.36, 1.09, 0.8, 0.34, और ये हो जाएगा बच्चों 0.00, ये हो जाएगा -0.25, -0.44, 0.76। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला बच्चों जो इसका एप्लीकेशन है वो है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है ये पता कर सकते हैं। यानी मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी मेटल। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या कंसेप्ट है। देखो, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, नीचे जाएंगे नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। देखो, मोर पॉजिटिव द पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो रहा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, द मेटल हैव ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ेगी। यानी Cl से जल्दी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, F। Br से जल्दी Cl। जितना ऊपर पॉजिटिव होता जाएगा, मोर पॉजिटिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, मेटल हैव ग्रेट टेंडेंसी या मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और बच्चों
जब देखो किसी मेटल की एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसका मतलब इट गेट रिड्यूस, इट गेट मोर रिड्यूस्ड, यानी इसकी रिड्यूस होने की पावर बढ़ रही है, खुद का रिडक्शन करने की पावर बढ़ रही है। और जब बच्चों इसका खुद का रिडक्शन पावर बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, अगर खुद का रिडक्शन कोई करता है इसका मतलब दूसरे का वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब F2 इज ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl2 Br2 से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान रखना है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मोर इजिली रिड्यूस होगा, तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब फ्लोरीन इज ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन Ag से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Ag Cu से अच्छा है, जो ऊपर होगा। समझ में आ गई? तो नोट कर जरा फटाफट। तो ये पॉजिटिव वैल्यू का डिफरेंस है। अब बच्चों देखो दूसरा, अगर वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी तो मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, देखो मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव बढ़ रहा है, तो मेटल की जो है गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को वो कम होगी, यानी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मेटल है लेस टेंडेंसी, मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो, लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब इनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो इसका मतलब लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इट गेट लेस रिड्यूस। और बच्चों जो लेस रिड्यूस होता है इसका मतलब वो क्या होगा, मोर ऑक्सीडाइज होगा, इट गेट लेस रिड्यूस और मोर ऑक्सीडाइज। तो बच्चों जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की पावर रखता है इसका मतलब वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मोर रिड्यूसिंग एजेंट, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब लिथियम सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है लेकिन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है लेकिन लूज करने की टेंडेंसी कम है। ठीक है बच्चों, ये जल्दी रिड्यूस होगा, ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ये तो हुआ ना, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा। तो उस हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम मालूम कर लेंगे। दिस इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप किन्हीं दो मेटल की रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं, जो जिसका जितना ज्यादा प्लस होगा। अगर मैं इन दोनों में बोलूं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर इसके मुकाबले अच्छी होगी, इसकी लूज करने की ज्यादा होगी। समझे मेरी बात? तो नोट करो जरा फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों दूसरा हमारे पास है, ये तो ये हो गया है ना, कहीं जा तो मेरा भाई। अच्छा जी, अच्छा जी, समझ में आ रहा है बात। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है टू प्रिडिक्ट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, VITY, हाँ मेटल्स। ठीक है, मेटल की रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों? रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चों हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान ले जाए कॉपर सल्फेट, और इसमें आपने जिंक की रॉड डाल दी, तो क्या जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देगा? कर देगा ना? यस, ये रिएक्शन तो हो रही थी। क्यों इसने अलग किया ऐसा? तो बच्चों देखो, जिंक कहां है? नीचे है, और कॉपर ऊपर है, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर जिंक से ज्यादा है। ये तो हुआ ना, ये रिड्यूस जल्दी होगा और जिंक बाद में होगा। तो यहां पर देखो कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो क्या बन गया? कॉपर। समझे मेरी बात? तो
बच्चों जो मेटल नीचे होगा वो ऊपर वाले मेटल के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। देखो अगर मैं बोलूं कि कॉपर जो है जिंक सल्फेट में, क्या जिंक को अलग कर देगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर कॉपर की कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है? कॉपर की आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर दिख रही है ना ऐसा इस रिएक्शन में। लेकिन इस रिएक्शन में कॉपर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ऐसी, ऊपर कॉपर है नीचे जिंक है, कॉपर के एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है बजाय जिंक के, जिंक की लूज करने की पावर ज्यादा है। इसीलिए बच्चों जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा। समझे मेरी बात? ठीक है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल है। समझे? अच्छा दूसरा देखो, अगर मैं कॉपर और सिल्वर का कोई, यहां पर कॉपर और सिल्वर का कंपैरिजन करता हूं, यानी अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डाल दूं तो क्या कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा? मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है सी? यस। यहां पर कॉपर की क्या टेंडेंसी आपको दिख रही है? कॉपर की टेंडेंसी दिख रही है आपको कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। ये तो है ना, कॉपर कॉपर प्लस बन गया, इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। देखो, और कॉपर के ऊपर एजी है, तो एजी की कौन सी टेंडेंसी है? एजी की टेंडेंसी इस समय इलेक्ट्रॉन गेन करने के इन कंपैरिजन टू कॉपर। इन्हें कॉपर और एजी देखा जाए तो एजी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है। तो यहां पर ये तो हुआ भाई, एजी ने इलेक्ट्रॉन गेन तो किया, तभी तो जाके वो एजी बना। देखो है ना, कॉपर और जिंक में से कॉपर की है, कॉपर और एजी में से एजी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि हम मोर पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। तो कॉपर में से एजी रिप्लेस, सॉरी है ना, एजी नाइट्रेट में से कॉपर रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर एजी का मैं इलेक्ट्रोड लूं और कॉपर सल्फेट लूं तो ये पॉसिबल नहीं है, रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल है। समझे मेरी बात? तो ये होता है रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? लिथियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, देन निकल, देन कॉपर, देन एजी, देन बीआर। तो किन्हीं मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लिखना चाहो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एमजी, फिर जिंक, फिर एफई। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है तो ई सेल हम पता कर सकते हैं। तो टू कैलकुलेट ई सेल और ईएमएफ, किसी सेल का हम ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज देखो इसका और जिंक वाले का ईएमएफ हमें मालूम करना है। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, और एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये तो हुआ। ठीक है, अच्छा अगर मैं जिंक और कॉपर का सेल बनाऊं तो बच्चों रिडक्शन किस पर होगा? कॉपर पर, क्योंकि कॉपर ऊपर है। जिंक पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जिंक का पोटेंशियल आप किस साइड लिखोगे? कैथोड कौन सा है? ये वाला ना, ये वाला, सॉरी एनोड। जिंक यहां लिखोगे और कॉपर यहां लिखोगे। तो देखो कॉपर का पोटेंशियल कितना है? 0.3, सॉरी 0.34, और माइनस इसका पोटेंशियल कितना है? -0.76। तो अब बच्चों ये निकल के आ जाएगा उस पर हासिल, अरे यार एक, ओहो क्या हो रहा है, 1.1। तो ये जो बच्चों निकल के आता है ई सेल, हमारा जो ई सेल है वो निकल के आता है 1.1 वोल्ट। ये तो है। ठीक है, तो देखो हमने ई सेल मालूम कर लिया। तो इस केमिकल सीरीज में आप जो है दो किन्हीं मेटल का आप इलेक्ट्रोड बनाओ,
दो किन्हीं मेटल का आप सेल बनाओ तो उससे आप ईएमएफ मालूम कर सकते हो इजिली। इसका इसका मालूम करना है, चाहे इसका इसका मालूम करना है, चाहे इसका किसी का मालूम करना है, तो कैथोड एनोड। अच्छा, एनोड किसको बनाए, कैथोड किसको बनाए, ये मालूम चलेगा आपको कैसे। जो बच्चों नीचे होगा, जो मेटल नीचे होगा वो हमेशा एनोड होगा क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन होगा। जो उससे ऊपर होगा उस पर क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। ध्यान रखना, जैसे कॉपर और जिंक हमने लिया तो जिंक नीचे है तो जिंक का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। अगर आप कॉपर और एजी का सेल बनाते हो तो कॉपर पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एजी पर क्या होगा, रिडक्शन। याद रखना। तो कॉपर को आप क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे, और एजी को क्या बनाओगे, कैथोड बनाओगे। समझ में आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट मेरा यही है। ठीक है, समझ में बात आ गई। अच्छा, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर एंड टू प्रिडिक्ट कैथोड एंड एनोड इन सेल। जब आप सेल बनाओगे तो कैथोड और एनोड का आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, पांचवा है बच्चों, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दूं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा, यस, ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इसके बेसिस पर। ठीक, और बच्चों लास्ट इसमें आता है कि हम हाँ, इसी के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं, देखो अगर ई सेल पॉजिटिव होता है, अगर ई सेल पॉजिटिव होता है तो बच्चों इसका मतलब जो है रिएक्शन विल अकर, और अगर बच्चों ई सेल नेगेटिव होता है तो रिएक्शन विल नॉट अकर, रिएक्शन नॉट। तो इससे भी आप मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर बच्चों ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ईएमएफ की वैल्यू या ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आता है तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इससे भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक लास्ट आता है कि जब हम किसी मेटल को किसी एसिड में डालते हैं तो बच्चों मेटल क्या करता है, उस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यानी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बना देता है। ये तो होता है। ठीक है, तो हम यहां बात करेंगे टू रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कौन सा मेटल एसिड में डालने से हाइड्रोजन गैस देगा और कौन सा नहीं देगा। सिंपल सी बात है, जो मेटल जो है इस हाइड्रोजन से नीचे हैं तो वो बच्चों एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे एसिड के साथ रिएक्शन करके। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं Zn प्लस HCl लिखता हूं तो बनता है ZnCl2 प्लस H2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो यहां पर हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है, आयन फॉर्म में है। तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहां पर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये तो हुआ। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की कौन सी टेंडेंसी आपको दिख रही है, रिड्यूसिंग पावर, सॉरी रिड्यूस होने की टेंडेंसी, यानी हाइड्रोजन और जिंक में से हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जिंक क्या करेगा, देगा। तो देखो यहीं पर ऐसा हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल।
ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मैं कॉपर और हाइड्रोजन की बात करूं या सिल्वर और हाइड्रोजन की बात करूं, देखो सिल्वर प्लस HCl है ना, तो क्या बनेगा AgCl प्लस H2। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। आप बोलोगे रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं? तो यहां पर वही कंडीशन है कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। लेकिन बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन और सिल्वर को देखूं तो सिल्वर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ये तो हुआ। तो इसका मतलब सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करेगा बजाय हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल।